बिहार की मिट्टियाँ यानी कि सॉइल ऑफ बिहार के बारे में स्टडी करेंगे, ध्यान से समझिएगा। ये जो बिहार का भूमि है, कुल भूमि कितना है तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। इस 94,163 वर्ग किलोमीटर का 74% से अधिक भाग पर कृषि कार्य किया जाता है। बिहार के कुल जनसंख्या का 88% से अधिक हिस्सा इस कृषि कार्य में लगे हुए हैं और यहाँ पे 34 प्रकार से अधिक फसलों का उगाया जाता है। तो इस प्रकार से बिहार का भूमि क्या है तो एक कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ पे फसलों की विविधता के साथ साथ मिट्टी की भी बहुत विविधता पाई जाती है। बहुत ही शिद्दत से इस टॉपिक को समझिएगा। उससे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं मिट्टी का कुछ बेसिक गुण। आइए, ये जो मृदा है, ये मृदा मुख्य रूप से कई संघटकों से मिलकर के बना होता है और इस जितने भी हम मृदा मृदा बार बार बात करते हैं तो मृदा के मुख्य रूप से ऊपरी वाले हिस्सा का हम बात करते हैं। ध्यान से समझिए, ये जो मृदा का कंपोनेंट्स है इसमें ह्यूमस तथा कार्बनिक पदार्थ ये लगभग 5 से 10% के आसपास रहता है। खनिज पदार्थ लगभग 40 से 45% के आसपास रहता है। मृदा जल ये लगभग 25% और मृदा वायु लगभग 25% मृदा के ऊपरी वाले हिस्से में रहता है। ये है आपका सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल को मुख्य रूप से हम 4 भागों में डिवीजन करते हैं। सबसे ऊपरी वाले हिस्सा को ऊपरी संस्तर यानी कि ओ संस्तर कहते हैं, उसके नीचा ए संस्तर, उसके नीचा बी संस्तर और सबसे नीचा जहाँ पे कि मोटे मोटे चट्टान होते हैं उसको सी संस्तर बोला जाता है। ध्यान से समझिए, ये एक छोटा सा पौधा है। यहीं पे जितने भी पौधे होते हैं ये ऊपरी वाले ओ संस्तर में ही उगते हैं और उसका जो जड़ होता है ना, वो जड़ ओ संस्तर से होते होते ए संस्तर तक आ जाता है। क्लियर क्लियर। अब ये देखिए, ये ओ संस्तर में पौधा को उगाया जाता है। कुछ ही सेंटीमीटर तक ओ संस्तर पाया जाता है जहाँ पर कि पौधा ग्रोथ करता है और ओ संस्तर पे पौधा उगता है। मुख्य रूप से जो ए संस्तर होता है इसको हम निक्षालन वाला क्षेत्र कहते हैं, यानी कि ऊपर से जो भी पदार्थ है, जल है, वो क्या होता है नीचे होकर आ जाता है नीचे वाले संस्तर में, यानी कि ओ संस्तर से जल जो है नीचे आता है। यही कारण है कि इसको निक्षालित क्षेत्र बोलते हैं और यहाँ पे कई सारे कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। यही कारण है कि इस वाले क्षेत्र में जल जो है आसानी से आ जाता है और यहाँ से जैलम के माध्यम से कार्बनिक पदार्थ और जो भी जल है उसको ये सोखता है। देखिए, ओ संस्तर क्लियर हो गया। अब बी संस्तर, बी संस्तर में क्या होता है, ओ संस्तर से बालू के मोटे मोटे कण पाए जाते हैं। इसमें जल संचय होता है, जैसे कि जो घुलनशील खनिज होते हैं जैसे कि कैल्सीलाइट से बना हुआ और साथ ही लोहा एल्युमिनियम जैविक मिश्रण, ये बी संस्तर में रहता है। और सी संस्तर में ना चट्टान के मोटे मोटे जो है वो कण पाए जाते हैं। क्लियर। सी संस्तर में चट्टान के मोटे मोटे कण पाए जाते हैं और ये मृदा परिच्छेदिका के सबसे नीचे वाला होता है। तो जितने भी पेड़ पौधा वनस्पति ये सब जो उगते हैं ये केवल ओ संस्तर में उगता है, इस बात को याद रखना है। क्लियर। ये देखिए, हमारे पेड़ पौधा को उगाने के लिए कुल मिलाकर के 18 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कई मर्तबा क्वेश्चन में ये पूछा है, इस बात को आप याद रखिएगा। कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, मुख्य रूप से इसके 3 भाग में बांट करके हम पढ़ते हैं, जैसे कि प्राथमिक पोषक तत्व, द्वितीय पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। आपको क्वेश्चन जो पूछता है ना ये सूक्ष्म पोषक तत्व से पूछता है। ये वाला जो है ना आपका ये सूक्ष्म पोषक तत्व, ये वाला, ये देखिए इसमें मैग्नीज, बोरॉन, आयरन, तांबा, जिंक, मोलिब्डेनम, कोबाल्ट, क्लोरीन और सोडियम, ये जितने भी है ये सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत। हमने यहाँ पे मैग्नीज लिखा है, जबकि मैग्नीशियम ये द्वितीय पोषक के अंतर्गत आ जाएगा। इस प्रकार से आपको इस बात को ध्यान रखना चाहिए। इतना तो याद होना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी प्राथमिक पोषक तत्व के अंतर्गत फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटास, ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन आता है। द्वितीय पोषक तत्व के अंदर मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर और सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत मैग्नीज, बोरॉन, आयरन, तांबा, जिंक, मोलिब्डेनम, कोबाल्ट, क्लोरीन और सोडियम आता है। ये मृदा जो है इस तत्व को अपने अंदर समेटे रहती है। मृदा बनाने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके कारक होते हैं, जिससे आधार पर इस मृदा का निर्माण होता है, जैसे कि आधारभूत चट्टानों का होना,
स्थलाकृति और उच्चावच, जलवायु और समय, ये टाइम पीरियड हो है ना, ये मृदा निर्माण के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। यही वो फैक्टर है जहाँ से कि मृदा का निर्माण होता है। तो इस फैक्टर को जरूर 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 याद रखिएगा, क्वेश्चन दे देगा आपको। मृदा निर्माण के निम्नलिखित से कारक हैं आधारभूत चट्टान, स्थलाकृति, उच्चावच, जलवायु और समय। इस बात को याद रखना है। आगे चलते हैं। 1956 ईस्वी में भौगोलिक विस्तार के आधार पर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने मृदा को दो भाग में बांटा, बृहद समूह वाले मृदा और लघु समूह वाले मृदा। ये जो बृहद समूह वाले मृदा और लघु समूह वाले मृदा है, इसको डिवीजन किया। बृहद समूह वाले मृदा के अंतर्गत जलोढ़ मिट्टी, यह मुख्य रूप से नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के कारण होता है। दूसरा लाल पीली मिट्टी, ये कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी जिसको बोलते हैं, ये मुख्य रूप से दक्कन ट्रैप का जो इलाका है महाराष्ट्र और उसके नीचे वाला इलाका में ये काली या रेगुर मिट्टी पाया जाता है। लेटेराइट मिट्टी, जहाँ पे शुष्क क्षेत्र हो यानी कि धूप ज़्यादा हो और वर्षा बहुत ही ज़्यादा होता है, वहाँ पे लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है। पर्वतीय मिट्टी वहाँ पे पाया जाता है जहाँ पे पर्वत हो। मरुस्थलीय मिट्टी वहाँ पे पाया जाता है जहाँ पर कि वर्षा हो 50 सेंटीमीटर से कम होता हो। लवणीय मिट्टी, ये वहाँ पे उष्ण सूखा वाले क्षेत्र में पाया जाता है, खास करके राजस्थान और जो आपका ये हरियाणा और पंजाब वाला इलाका है, वहाँ पे लवणीय मिट्टी पाया जाएगा। पीट एवं जैम मिट्टी, ये नदियों के किनारे पाया जाता है। तो इस प्रकार से जितने भी मृदा है, नदियों के कछारी वाला क्षेत्र में ये पाया जाता है, जो उसका कैचमेंट एरिया है किनारे किनारे वाला, वहाँ पे पीट एवं जैम मृदा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2015 को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित करता है और भारत में भी राजस्थान का सूरतगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी ने सॉइल हेल्थ कार्ड योजना फरवरी 2015 में लागू किया। इसके तहत मुख्य रूप से यह लक्ष्य रखा गया कि मृदा के पोषक तत्व की स्थिति को जानकारी इकट्ठा किया जा सके कि किस क्षेत्र में किस प्रकार के मृदा है, वहाँ पे लवणीय स्थिति क्या है, क्षारीय स्थिति क्या है, साथ ही किस प्रकार के पोषक तत्व की वहाँ पे आवश्यकता है। इसके लिए डी किसान चैनल भी शुरुआत किया गया। देखिए, ये एक बिहार का मैप है और ये है आपका उत्तर पश्चिम का इलाका, और ये वाला जो इलाका है जो हम बात किए थे जब हम पढ़ा रहे थे बिहार की भौतिक संरचना, वहाँ पे बताया था कि इस प्रकार से यहाँ पे हिमालय रीजन है, क्लियर। और इस प्रकार से यहाँ के कुछ अवशेष मतलब पश्चिमी चंपारण वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। यही कारण है कि यहाँ पे एक प्रकार की मिट्टी पाई जाती है जिसको पर्वत पादीय मिट्टी बोलते हैं, क्लियर। यहाँ के मिट्टी को क्या बोलते हैं? पर्वत पादीय मिट्टी। इस प्रकार के मिट्टी में मुख्य रूप से धान हो गया, गन्ना हो गया आदि की कृषि यहाँ पे किया जाता है, क्लियर। किस रीजन में? तो ये पश्चिमी चंपारण इस इलाका में ये क्या होता है, तो पर्वत पादीय मिट्टी पाया जाता है। ये वाला भाग जो दिख रहा है, ये वाला भाग है आपका हिमालय पर्वत से जस्ट उसके नीचे यानी कि तराई वाला भाग। तो यहाँ भी बिहार में भी कुल मिलाकर के 8 से 10 किलोमीटर चौड़ा और कहीं कहीं उससे ज़्यादा भी चौड़ा हो जाता है। ये क्या है? तो इस प्रकार के मिट्टी पाया जाता है। यहाँ भी गन्ना, धान, पटसन आदि की कृषि किया जाता है। इस प्रकार के मिट्टी को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे तराई मिट्टी 8 से 10 किलोमीटर के क्षेत्र में चौड़ाई में फैला हुआ है और ये मुख्य रूप से पूर्वी चंपारण से लेकर के, और यह आपका ये वाला जो रीजन है आपका, ये किशनगंज है। ये यहाँ तक किशनगंज के इलाका में ये फैला हुआ है। कौन? तो ये तराई मिट्टी। उसके बाद आते हैं ये वाला जो रीजन है आपका, ये वाला रीजन है आपका जलोढ़ मृदा का। किसका है ये? जलोढ़ मृदा कैसा? तो नवीन, जिसको कि खादर बोलते हैं या वांगर बोलते हैं, क्लियर। वांगर भांगर, क्लियर। ये नवीन जलोढ़ वहाँ पे निर्मित होगा जहाँ पर कि हिमालयी क्षेत्र से सदा नीरा नदियाँ जो निकलती है, तो नदियाँ आने के क्रम में महीन बालू के कण भी लाती हैं और वो उस इलाका में मिट्टी को
बनाती है। तो इस प्रकार से नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से जो मिट्टी का निर्माण होता है उसको हम नवीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और ये मुख्य रूप से आपका गोपालगंज से लेकर के और ये आपका पूरा इलाका जो है उत्तरी बिहार का, उस इलाका में जलोढ़ मृदा ही पाया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जलोढ़ मृदा जो है ये टोटल मृदा का बिहार में 90% हिस्सा जलोढ़ मृदा का है। कितना? 90% हिस्सा केवल और केवल जलोढ़ मृदा का है, बाकी कुछ जो है वो अलग मृदा पाया जाता है। तो ये आपका ये पाया जाता है जलोढ़ मृदा। उसके बाद ये वाला जो ये भी है जलोढ़ी, यानी उत्तरी बिहार के पूरा मृदा, केवल एक पश्चिमी चंपारण वाला हिस्सा, उत्तर पश्चिम वाला पर्वत पादीय मृदा को छोड़ दें, बाकी सब है जलोढ़ी, लेकिन कुछ कुछ भिन्नता के कारण उसके नाम में परिवर्तन है। तो ये हो गया उत्तरी बिहार का टोटल मृदा जलोढ़ी है। लेकिन ये वाला जो आपका रीजन है, जैसे कटिहार हो गया, उसके बाद पूर्णिया का उत्तरी पूर्वी भाग हो गया, उसके बाद कटिहार का पूरा हिस्सा हो गया, उसके बाद किशनगंज का कुछ हिस्सा हो गया, ये सब में दलदली मृदा पाया जाता है। ये किशनगंज का कुछ हिस्सा हो गया, पूर्णिया का कुछ हिस्सा हो गया, कटिहार का कुछ हिस्सा होगा। यहाँ पे वर्षा अधिक होती है, यही कारण है कि यहाँ पे मृदा दलदली टाइप का पाया जाएगा। यानी कि यहाँ की मृदा कैसी है? दलदली है, यहाँ पे पानी कुछ ज़्यादा रहता है, इसी कारण से। फिर ये वाला जो मृदा है ना आपका पूर्णिया से लेकर के सारण तक के क्षेत्र में, ये है आपका बलसुंदरी दोमट मृदा। बलसुंदरी दोमट मृदा। हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि पूर्णिया से लेकर के और सारण तक के रीजन में एक पतली पट्टी के रूप में ये पाई जाती है, जिसको कि बलसुंदरी दोमट मृदा कहते हैं। जैसे आपका यहाँ से शुरुआत करें, पूर्णिया हो गया, सहरसा हो गया, मधेपुरा हो गया, दरभंगा हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, वैशाली का रीजन हो गया और सारण छपरा का रीजन हो गया, यहाँ तक एक पट्टी के रूप में बलसुंदरी दोमट मृदा पाया जाता है। इस मृदा में मुख्य रूप से आम हो गया, लीची हो गया, तंबाकू की खेती हो गई, सब्जी की खेती हो गई, इन सभी रीजन में इस प्रकार के मृदा पे फसल उगाए जाते हैं। हमने क्या बोला? हमने बोला कि आम, लीची, तंबाकू, सब्जी, इसके अलावा धान भी, मरवा भी जिसको रागी बोलते हैं, पटसन भी, जूट भी, इन सभी क्षेत्रों में उगाया जाता है। खास करके जो दोमट मृदा होता है ना वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। दोमट मृदा में अगर आप सब्जी उगाते हैं तो बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्शन वहाँ पे होगा और वो बहुत ही फायदेमंद होता है। तो इस प्रकार से ये मृदा दोमट मृदा है, जिसको कि बलसुंदरी मृदा कहते हैं। कई मरतबा क्वेश्चन में पूछा है। बलसुंदरी मृदा निम्नलिखित जिलों में पाया जाता है। दरभंगा रहेगा, मुजफ्फरपुर रहेगा, उसके बाद पूर्णिया वाला रीजन रहेगा या फिर सारण का रीजन रहेगा, तो आप उसी में टिक मारिएगा। चलिए, इस प्रकार से जो हमारा उत्तरी बिहार था वो कंप्लीट हो गया। मुख्य रूप से रिवीजन जो करेंगे तो ये पर्वतीय पादीय मृदा, पर्वत पादीय मृदा जहाँ पर कि धान और गन्ना की खेती होती है। तराई मृदा, धान, पटसन, गन्ना, जूट इस सब की खेती होती है। इसके बाद दलदली मृदा, यहाँ पे खूब पटसन मतलब सोन जिसको बोलते हैं ना, जिसकी चटाई बनाया जाता है। पहले मोथा का चटाई बनता था, अब तो होता नहीं है। सोन जिसका बोरा बनता है उसका खेती ये दलदली मार्सी इलाका में होता है। बलसुंदरी इलाका में तंबाकू, आम, लीची, खैनी, सब्जी इस सब का खेती होता है। और जलोढ़ मृदा में तो जानते हैं कि धान होगा, मरवा होगा, रागी होगा। इस प्रकार से उत्तरी बिहार में मुख्य रूप से 1, 2, 3, 4 और 5 मृदा का हमने जिक्र किया। दक्षिणी बिहार में आते हैं। दक्षिणी बिहार में मुख्य रूप से गंगा नदी के जो जस्ट नीचे वाला भाग है, यानी कि 10 से 12 किलोमीटर जो दक्षिण की ओर फैला हुआ है, ये वाला इलाका को हम टाल क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाल क्षेत्र। ये जल जमाव का समस्या यहाँ पे रहता है। मुख्य रूप से ये आपका बक्सर से लेकर के और ये भागलपुर तक। हमने क्या कहा कि बक्सर से लेकर के और भागलपुर तक, जैसे कि बक्सर हो गया, फिर भोजपुर हो गया, फिर पटना हो गया, उसके बाद बेगूसराय हो गया, मुंगेर हो गया, भागलपुर हो गया, इन सभी रीजन में ये क्या है?
जल जमाव की समस्या रहती है, जिसको कि टाल क्षेत्र कहा जाता है। उसके बाद ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला रीजन इस प्रकार, इस तरफ क्या है तो पर्वत है, पठार है, क्लियर, झारखंड का रीजन है। इस प्रकार से यहाँ जितनी भी नदियाँ निकलती हैं वो नदियाँ मौसमी नदियाँ हैं। मौसमी नदियाँ होने के कारण यहाँ पे जो जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है वो पुराना जलोढ़ होता है, पुराना जलोढ़ होता है। और इस प्रकार से इसको यहाँ पे करैल कवाल बोला जाता है, करैल करवाल बोला जाता है। याद रखिएगा, करैल कवाल किस क्षेत्र की विशेषता है तो दक्षिणी बिहार के मृदा की विशेषता है, क्लियर। अब देखिए, जैसे ही भागलपुर वाला क्षेत्र में आएंगे तो यहाँ एक मृदा का अलग टाइप पाया जाता है जिसको कांप मृदा बोला जाता है। यहाँ पे मृदा क्या पाया जाता है, कांप मृदा, कांप मृदा, क्लियर। ये स्पेशल फीचर है, याद रखिएगा। भागलपुर में आते आते एक अलग विशेषता पाया जाता है। यहाँ पे क्या है तो कुछ मात्रा में सूखापन भी आ जाता है, नमी भी आ जाता है। यही कारण है कि यहाँ की मृदा कांप मृदा होती है। इस प्रकार के मिट्टी को कगारी मिट्टी बोला जाता है। वहाँ पे कुछ बालू के अंश ज्यादा रहते हैं। जो कि यहाँ पे अगर बात करें भागलपुर के रीजन में और यहाँ से, तो यहाँ पे जो पुनपुन नदी होती है ना, वो इस तरह यहाँ पे कांप मृदा का निर्माण कर लेती है, क्लियर। तो ये कगारी मिट्टी के ही रूप हैं। कौन कौन, तो कगारी मिट्टी का कौन रूप हो गया, कगारी मिट्टी का एक रूप हो गया आपका ये कांप मृदा, क्लियर। और दूसरा, कगारी मिट्टी में बालू के अंश ज्यादा रहते हैं। तो इस प्रकार से बिहार के जितने भी मिट्टी का टाइप था उसको हम कंप्लीट किए। एक बार रिवीजन किया जाता है। ये देखिए, ये पर्वत पादीय मृदा, ये कहाँ पे, ये पश्चिमी चंपारण वाले इलाका में पाया जाता है। जलोढ़ मृदा पूरा उत्तरी बिहार में पाया जाता है, वो नवीन जलोढ़ रहता है। और दक्षिणी बिहार में जो जलोढ़ पाया जाता है उसको करैल कवाल बोलते हैं, जो कि पुराना जलोढ़ रहता है। तराई, ये नेपाल से सटे हुए बिहार के उत्तरी वाला जो भाग है 8 से 10 किलोमीटर की पट्टी, चौड़ाई पट्टी के रूप में फैला हुआ है। और ये कहीं कहीं तो उससे ज्यादा भी चौड़ा हो जाता है। इस वाले मिट्टी को तराई कहते हैं, जहाँ पर कि धान हो गया, पटसन हो गया, जूट हो गया, गन्ना हो गया की खेती की जाती है। बलसुंदरी दोमट मिट्टी, हमने क्या कहा कि पूर्णिया से लेकर के एक पतली पट्टी के रूप में आपका वो सारण छपरा तक के इलाका में पाया जाता है, तो बलसुंदरी मिट्टी होता है। दलदली मिट्टी, दलदली मिट्टी जो आपका किशनगंज हो गया, पूर्णिया हो गया, इस इलाका कटिहार हो गया, इस सभी इलाका में क्या होता है, दलदली या मारसी मिट्टी पाया जाता है, जहाँ पर कि जूट या पटसन की भरपूर पैदावार की जाती है। फिर दक्षिणी बिहार की बात करते हैं तो यहाँ पे टाल क्षेत्र, गंगा नदी के दक्षिणी वाला हिस्सा में 12 से 10 से 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर फैला हुआ है टाल क्षेत्र। पुराना जलकर बलथर मिट्टी या लाल पीली मिट्टी कहते हैं, जो कि कैमूर पठार से लेकर के जमुई तक के। कगारी मिट्टी का बात करें तो कगारी मिट्टी का ही रूप होता है कांप मिट्टी। कांप मिट्टी भागलपुर में पाया जाता है। और कगारी मिट्टी में जैसे सोन नदी में जो बहुत बड़े पैमाना पे बालू, पीला बालू पाया जाता है, जैसे कि रोहतास और उसके और आगे इलाका में, तो ये सब कगारी मिट्टी के रूप है। यहाँ पे बालू की प्रधानता रहती है। क्या होता है तो बालू ही बालू पाया जाता है। इसी का एक रूप है कांप मिट्टी, जो कि भागलपुर में पाया। तो इस प्रकार से जो मिट्टी से संबंधित यहाँ पे मेरा टॉपिक कंप्लीट होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।